नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का लेसन नंबर 1, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। भारत की आज़ादी लगभग 200 साल की गुलामी के बाद 14-15 अगस्त सन 1947 की मध्य रात्रि को भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन इसके साथ इंडिया को विभाजन का सामना भी करना पड़ा था। तो जानते हो, अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद किया, तो आज़ाद करने के साथ साथ इंडिया के 2 टुकड़े भी कर दिए थे। तो संविधान सभा के विशेष सत्र में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से एक भाषण दिया था। विद्यार्थियों, ये भाषण ऐतिहासिक भाषण था जो इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज़ादी की लड़ाई के समय 2 बातों पर सभी की सहमति थी। पहला, भारत के आज़ादी के बाद देश का शासन है वो लोकतांत्रिक ढंग से चलाया जाएगा। दूसरा, सरकार है वो सभी लोगों का ध्यान रखेगी, मतलब किसी एक विशेष वर्ग का ध्यान नहीं रखेगी बल्कि सभी का ध्यान रखेगी। भारत के सामने चुनौतियाँ, मुख्य रूप से भारत सामने 3 प्रकार की थी चुनौतियाँ। पहला, अखंडता और एकता की, दूसरा लोकतंत्र की, तीसरा समानता की। तो पहला है एकता और अखंडता की चुनौती। तो आप जानते हो, इंडिया अपने आकार और विविधताओं के कारण एक बहुत बड़े महाद्वीप के बराबर है। यहाँ अलग अलग भाषा के, संस्कृति के, धर्म के लोग रहते हैं। तो इन सब के अंदर एकता रखना क्या है, बहुत बड़ी बात है। दूसरा, लोकतंत्र की स्थापना। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित लोकतंत्र को अपनाया है। इंडिया के संविधान में प्रत्येक जनता को या प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए गए हैं और वोट का अधिकार भी दिया गया है। तीसरा है समानता पर आधारित विकास। ऐसा विकास जहां सभी समाज का विकास हो, ना किसी एक वर्ग का, ना किसी एक जाति का, बल्कि सभी का विकास हो। सामाजिक रूप से वंचित वर्गों, धार्मिक, सांस्कृतिक और अल्पसंख्यक समुदायों का विकास हो। फिर है द्विराष्ट्र सिद्धांत। इसके अनुसार भारत किसी एक का नहीं बल्कि सभी का देश है। हिंदू और मुस्लिम नामक 2 कौमों का देश था। इसी कारण देखो, शुरुआत में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की, यानी कि पाकिस्तान की मांग की। भारत का विभाजन, मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनाने के लिए तर्क दिया कि भारत किसी एक कौम का नहीं है बल्कि भारत हिंदू और मुस्लिम दोनों कौमों का देश है। इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की थी। इंडिया का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था। मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर उनको 2 इलाके मिले। इसको एक को नाम दिया पश्चिम पाकिस्तान, एक को नाम दिया पूर्व पाकिस्तान, और इनके मध्य में भारत का बहुत बड़ा विस्तार था। मुस्लिम बहुल इलाका प्रत्येक पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत नेता अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम जानते हैं, वह द्विराष्ट्र के बिल्कुल खिलाफ थे। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्सों में बहुसंख्यक लोग भी रहा करते थे। ऐसे में इन प्रांतों का बंटवारा धर्म के आधार पर जिले और प्रशासनिक हलकों को बनाकर किया गया था। भारत का विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ, इसलिए दोनों ओर के अल्पसंख्यक बहुत ही टेंशन में आ गए थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि विभाजन के बाद उनका क्या होगा, वे पाकिस्तान में जाएंगे या हिंदुस्तान जाएंगे। अब करते बाद विभाजन के बाद आई मुख्य समस्या। तो भारत विभाजन योजना में ये नहीं बोला गया कि दोनों भागों में अल्पसंख्यक का विस्थापन होगा। विभाजन से पहले दोनों भागों में दंगे भड़क गए थे। पश्चिम पंजाब में रहने वाले अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम लोगों को अपना घर बार जमीन छोड़कर जान बचाने के लिए भारत आना पड़ा। इसी प्रकार से मुसलमानों को भी पाकिस्तान आना पड़ा। विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमिका बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि सभी संपदा का बंटवारा भी हुआ था। आज़ादी और विभाजन के कारण भारत को विरासत के रूप में शरणार्थियों की समस्या का सामना भी करना पड़ा। लोगों के पुनर्वास को बड़े संयम रूप से किया गया।
और इसके लिए भारत सरकार ने एक पुनर्वास मंत्रालय भी बनाया। अब बात करते हैं बात विभाजन का परिणाम क्या रहा। लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, बहुत बड़े स्तर पर हिंसा हुई, अमृतसर और कोलकाता में दंगे हुए, लोगों को शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा, औरतों को अगवा किया गया, औरतों की शादियां करवा दी गई, औरतों को अपना धर्म बदलना पड़ा। ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं। कई मामलों में लोगों ने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए अपने ही बहू बेटियों को मार दिया था। तो वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, यहाँ तक पुलिस तक का भी क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था। 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा और दूसरी तरफ आना पड़ा। 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। इसके अलावा रजवाड़ों का भारत में विलय। आज़ादी के बाद इंडिया 2 भाग में बंट गया था, एक ब्रिटिश भारत और एक देसी रियासत। आप जानते हो उस जमाने में इंडिया में 565 थी देसी रियासतें। रियासतों के शासकों को मनाने के लिए उस समय के गृह मंत्री यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने अधिकांश रजवाड़ों को इंडिया में मिलने को राजी कर लिया था। लेकिन फिर भी आप जानते हो कुछ रजवाड़े ऐसे भी थे जो आज़ाद होना चाह रहे थे। तो आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजों ने कहा था कि इंडिया ब्रिटिश प्रभुत्व से आज़ाद हो रहा है, ऐसे में रजवाड़े भी क्या हो रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं। अब रजवाड़े अपनी इच्छा हो तो इंडिया में जाए, इच्छा हो तो पाकिस्तान जाए, या फिर चाहे तो वो आज़ाद भी रह सकते हैं। ये फैसला राजा को करना होगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। इसमें जनता की मांग, जनता का कुछ भी नहीं चलेगा। ऐसे में देश की एकता और अखंडता पर खतरा आ गया था। अगर रजवाड़े अलग होते हैं तो देश के पता नहीं कितने टुकड़े हो जाते हैं। आप खुद सोचिए कि 565 थे रजवाड़े, तो आज भारत में कितने देश बन जाते हैं। तो बहुत बड़ा डर था इंडियन गवर्नमेंट को कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो भारत के कितने टुकड़े हो जाएंगे। त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। उसके अगले दिन क्या हुआ, हैदराबाद निजाम ने घोषणा कर दी वो भी क्या, आज़ाद है। भोपाल के नवाब तो संविधान सभा में शामिल भी नहीं हुए। रजवाड़ों के विलय में पटेल की भूमिका। भारत छोटे बड़े टुकड़े हो जाने की संभावनाओं लेकर भारत सरकार ने बहुत सारे कठोर फैसले भी किए। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि रजवाड़ों को अपनी मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी चतुराई से, सूझबूझ से रजवाड़ों को भारत में शामिल किया था। देसी रियासतों के बारे में अहम बातें। अधिकांश रजवाड़े थे वो भारतीय संघ में शामिल होना चाह रहे थे। भारत सरकार कुछ इलाकों को स्वायत्तता भी देने की कोशिश कर रही थी, उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर। विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी। ऐसे में देश की क्षेत्रीय एकता और अखंडता का प्रश्न खड़ा हो रहा था। अधिकांश रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर साइन किया था। उसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। विद्यार्थियों को प्रश्न आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है। तो ये सहमति पत्र है जो भारतीय सरकार ने रजवाड़ों को जब अपने अंदर मिलाया था तो उन रजवाड़ों के राजाओं से जो सहमति पत्र लिया था उसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय होना बहुत ही कठिन हो रहा था। अब हैदराबाद का विलय, हैदराबाद के शासक को निजाम कहते हैं और उन्होंने भारत सरकार के साथ नवंबर 1947 तक 1 साल के लिए जो कंडीशन थी उसी कंडीशन में रहने का समझौता किया। कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों और महिलाओं ने वहां पर आंदोलन शुरू कर दिया। इसी आंदोलन को दबाने के लिए निजाम ने रजाकारों को बुलाया। रजाकार क्या होते हैं, जो वहाँ की मिलिट्री थी हैदराबाद की। इसके जवाब में इंडियन गवर्नमेंट ने सितंबर 1948 को सैन्य कार्यवाही कर दी। भारत सरकार की सैन्य कार्यवाही को देखकर निजाम ने सरेंडर कर दिया, मतलब आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ था। मणिपुर रियासत का विलय। मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बनी रही, इसको लेकर मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में समझौता हुआ था। जनता के दबाव में निर्वाचन करवाया गया। इस निर्वाचन के कारण वहां पर संविधान के अनुसार राजतंत्र को अपना लिया गया। मणिपुर भारत का वो पहला भाग है जहां पर पहली बार सार्वभौमिक रूप से वयस्क मताधिकार को अपनाया गया था जून 1948 के अंदर।
मतलब 18 साल के व्यक्तियों को वोट करने का अधिकार सबसे पहले मणिपुर ने दिया था। राज्यों का पुनर्गठन। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों का गठन प्रशासनिक सुविधाओं के अनुसार किया गया था, लेकिन आज़ाद भारत में भाषा और संस्कृति बहुत है। इसी को लेकर भारत में राज्यों का पुनर्गठन को लेकर मांग हो गई। भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन का राजनीतिक मुद्दा सबसे पहले 1920 के अंदर जब कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, तब सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य निर्माण का मुद्दा उठाया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण। तेलुगु भाषी लोगों ने मांग की कि मद्रास के अंदर से तेलुगु भाषी लोगों का इलाका अलग कर दिया जाए और उनके लिए अलग राज्य बने, जिसका नाम दिए आंध्र प्रदेश। इसी को लेकर कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता पोट्टी श्रीरामुलु उन्होंने हड़ताल आरंभ कर दी और उन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल आरंभ की। 56 दिन तक वो क्या है, उन्होंने कुछ खाया नहीं और उनकी भूख हड़ताल के कारण क्या हो गई, मृत्यु भी हो गई। इसी कारण सरकार को दिसंबर 1952 को आंध्र प्रदेश के नाम से अलग राज्य की घोषणा करनी पड़ी। इस प्रकार प्रश्न बनता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग SRC। 1953 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया। इन्होंने क्या क्या सिफारिश की? इस आयोग ने 3 बातें बोली। पहला, त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली एंड हो। तो विद्यार्थियों को बता दूं मैं, उस जमाने में राज्यों को 3 भागों में बांटा गया था, अमीर गरीब से, जिनको ए श्रेणी राज्य, बी राज्य और सी राज्य बोलते थे। उन्होंने कहा कि तीनों श्रेणियां क्या हो, बंद होनी चाहिए। केवल 3 केंद्र शासित क्षेत्रों अंडमान निकोबार, दिल्ली और मणिपुर को छोड़कर बाकी सभी को राज्यों में मिला दें। राज्यों की सीमा का निर्धारण वहां पर बोलने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इसका परिणाम क्या हुआ? इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इसी के आधार पर संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 भी पास किया था और इसके साथ क्या देश में 14 राज्य बने और 6 बने केंद्र शासित प्रदेश। अब कुछ जो इलाके थे जिनको पहले केंद्र शासित माना गया, जो बाद में राज्य बने, एक मिजोरम है, एक मणिपुर है, एक त्रिपुरा है, एक गोवा है। तो इस तरह से विद्यार्थियों हमारा लेसन आज एक नंबर पूरा हो चुका है। एग्ज़ाम से पहले फिर आपकी बुक भी मैं पूरा करा दूंगा। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं ला पाया, कुछ कारण थे। अब कोशिश करूंगा हर रोज़ आपका एक लेसन करवा दूं, ताकि आपका एग्ज़ाम से पहले सिलेबस क्या है, कंप्लीट हो जाए। तो विद्यार्थियों मैं सोच रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।